नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को लेकर ड्रैगन ने फिर आग उगली है। एक बार फिर चीन ने अरुणाचल से जुड़ी 11 जगह का नाम अपने नक्शे में बदला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई है। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह के नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। दरअसल चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 जगहों के मानकीकृत नाम जारी किए, जिसे वह स्टेट काउंसिल चीन की कैबिनेट की जारी भौगोलिक नामों पर नियमों के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। इस लिस्ट में 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां, 2 नदियां और 2 अन्य इलाके शामिल हैं। लिस्ट के साथ मैप भी जारी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिन जगहों के नाम बदलने या मान्यता देने का फैसला किया है, उसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास की एक जगह भी शामिल है। बीते 6 सालों में ये तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगह के नाम बदले हैं। चीन ने इसके पहले 2021 में 15 जगह और 2017 में 6 जगह के नाम बदले थे। दरअसल चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी। वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा जंगनान प्रांत बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद है। अरुणाचल प्रदेश की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ मिलती है। अरुणाचल को लेकर विवाद पैदा करना चीन की रणनीति का हिस्सा है और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच यहां हर वक्त तनाव की स्थिति बनी रहती है। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई थी। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश की थी। यह पोस्ट यांगत्से में है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया था। इससे पहले चीन ने 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर 4 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया था। वहीं 1987 में भी अरुणाचल में भारत और चीन के बीच तवांग के समदोरांग इलाके में संघर्ष हुआ था, लेकिन बातचीत के बाद चीनी सैनिक बिना खून खराबे के वापस लौट गए थे। तो भारत और चीन करीब 3,500 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं, जो कि नदी, झील और बर्फीली चोटियों से घिरी है। सीमांकन की अस्पष्टता का फायदा उठाकर चीन अनेक भारतीय इलाकों पर दावा करता रहता है। कभी हमला, कभी घुसपैठ, फिर ख्याली नक्शे, भारतीय क्षेत्र में राजकीय गतिविधियों से ऐतराज, तो कभी भारतीय क्षेत्रों का तिब्बती नामकरण। ऐसे अनेक कदमों से चीन अपनी विस्तारवादी मानसिकता जाहिर करता है। चीन के ऐसे ही उकसाने वाले कदमों से विश्व की 2 विशाल तल सेनाएं कई बार संघर्ष कर चुकी हैं। आज इसी को लेकर मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मंजू जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों के मानकीकृत नाम जारी किए हैं। इस बार 11 स्थानों का नाम है, जिसमें 2 भूमि क्षेत्र, 2 आवासीय क्षेत्र, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। इसे डिप्लोमेटिक जगत में कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए?
क्योंकि ये बार बार हो रहा है। अब हमको थोड़ा, हम रिजेक्ट तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है इस क्लेम को, लेकिन क्योंकि ये बार बार हो रहा है, आई थिंक हमें थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा और अपना जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी और बदलनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रांगली इसको रिबट करना पड़ेगा और अपनी जो बाउंड्रीज हैं और अपनी जो अलोंग द बॉर्डर है इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा के अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और इनको जो अपनी जो ये मन मर्जी करते चले जा रहे हैं उसको हमें रोकना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो ये बिल्कुल ही अपना मन मर्जी कर रहे हैं और अपना और आगे चल के ये हमें हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो फिर आगे जाके क्लेम करेंगे कि हमारा हिस्सा है, देखिए हमारे मैप पे है, हमारे साथ है। तो हमें थोड़ा चौकन्ना होके और केयरफुली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन की ये हरकत हम देख रहे हैं। जब दलाई लामा वहाँ गए थे उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद अभी वहाँ पे G20 मीटिंग हुई है हमारी, एक स्मॉल मीटिंग बट वहाँ हुई है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ गए नहीं। तो वो अपना क्लियरली हमें बता रहे हैं हमारा हिस्सा है, आप ज्यादा अपने आप को मत समझिए कि आपका है, कोई खड़ा नहीं है। ये बार बार ये हमें एक कहने की कोशिश की जा रही है, आप अकेले हैं और आप हमारे साथ समझौता करिए और हमें हमारी बात मानिए। ये इनके और ये क्लेम करते चले जा रहे हैं कि ये साउथ तिब्बत है, चाहे इसका कोई ग्राउंड पे कोई तथ्य है या नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके साथ अब हम को अपना रीअलाइन करना पड़ेगा, अपना स्ट्रैटेजी रीथिंक करना पड़ेगा, मुझे लगता है, ताकि ये बार बार इस टाइप की चीजें ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं, भारत को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की मंशा चीन की है। गोपाल सर, चीनी विशेषज्ञ भारतीय क्षेत्र के नए नाम देने को अपनी संप्रभुता बता रहे हैं और इसे वैध कह रहे हैं। जैसा कि चीनी अखबार में छपा है, चीन संप्रभुता की यह कौन सी नई परिभाषा दुनिया को दे रहा है? आपके माध्यम से सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, चीन जब से भारत आजाद हुआ है उस समय से उसकी निगाह भारत के ऊपर थोड़ी खराब रही है। चाहे उसके बाद में 1962 की लड़ाई लीजिए, भारत को उसने ये समझ रखा था कि भाई बहुत ही कमजोर राष्ट्र है। पहले भी हमारी कई सरकारों ने कुछ चीजें वैसे ही गिफ्ट कर दी कि यहाँ पे चीजें जो है नहीं उगती हैं, एक्साइटिंग का इलाका दे दिया, लेकिन आज वो भारत नहीं है। आप देखिएगा जिस प्रकार से जब उनके प्रीमियर यहाँ आए थे और गुजरात में मोदी जी ने उनको झूले पे झुलाया था जी, तो बाकी काफी लोगों ने यहाँ कहा कि देखो जी उनको यहाँ झूले पे झुलाया और ये किया। अरे तो ये झूले को झुलाने का टाइम आ चुका है और अभी काफी झुलाया जा चुका है और आगे भी झुलाने की आगे समस्या आएगी। मैं कई चीजों को आपके सामने रखूंगा जी। नंबर 1, वो अपने इलाके में तमाम उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए और आज भारत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, चाहे तो लेह लद्दाख में ले लीजिए, चाहे अटल टनल ले लीजिए, चाहे आप जो अभी रेलवे लाइन लेह तक बन रही है उसको ले लीजिए, या ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आगे जो है हमारी जो रोड बन रही है अलोंग दी LAC उसको ले लीजिए, या जिस प्रकार से विकास भारत के अंदर हो रहा है वो उसको खटक रहा है। नंबर 2, उसके कुछ भेड़िए हमारे यहाँ पर हैं और हमारे कुछ लोग जो है उनके साथ में मिलकर के कुछ ऐसी चीजें कराना चाहते हैं जिससे कि भारत के अंदर अव्यवस्था फैले और मोदी जी का नाम यानी कलुषित हो या कोई बात बने, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं जी। आप देखिएगा पिछले बार जो ये तवांग का जो केस हुआ उस वक्त यहाँ पर तवांग का जो उधर केस हुआ है और यहाँ पर हमारा ये पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला था, जिससे कि यहाँ वाले लोग जो है कुछ लोग जो है चिल्लाना शुरू कर दें मोदी काम नहीं कर रहा, मोदी तो देश को दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नाम लिखने से, मैं यदि चाइना में बीजिंग का नाम रख दूं, भारत के नाम तक कोई नाम रख दूं, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? नहीं। मैकमोहन लाइन जब बनी थी, मैकमोहन लाइन के ऊपर ही आजकल LAC आपका है। यदि उस वक्त ही सही तरीके से डिमार्केशन हो गया होता तो चीन और भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इस प्रकार की बातें नहीं होती। यही कारण है कि मैकमोहन लाइन पर जब नक्शे के ऊपर लाइन खींची गई तो बहुत मोटा पेन था। यदि उस मोटे पेन से देखा जाए तो जो LAC बनती है, जो दोनों के बीच का बॉर्डर बनता है या LAC बनती है, वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका है। वो 10 किलोमीटर वो क्लेम कर सकते हैं, 10 किलोमीटर हम क्लेम कर सकते हैं। रही बात तिब्बत की,
तिब्बत जब इन्होंने एनेक्स किया 1955, 52, 53 में जो किया है उस वक्त, और दलाई लामा की सरकार यहाँ भारत में चल रही है, क्या ये समय नहीं आ गया? उसको लग रहा है कि कुछ समय के बाद में जब भारत शक्तिशाली हो जाएगा, 5वीं इकोनॉमिक पावर बन चुका है और अब आगे कुछ सालों में विश्व का नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से उससे आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तो क्या दलाई लामा को वहां बैठाएंगे या उनके सक्सेसर को वहां पर तिब्बत में बैठाएंगे? तो क्या हुआ है। और तीसरी बात यहाँ पर बहुत बड़ी ये है कि वुहान से इन्होंने जो वायरस को फैलाया, उस वायरस की वजह से वहां पे तमाम हजारों कंपनियां वहां से छोड़ करके आ गई और उनकी इकोनॉमी का अभी बहुत ही डोलड्रम चल रहा है, आंतरिक रूप से बहुत परेशान है। और उस परेशानी की वजह शायद लगता है कि उसकी खुद की प्रॉब्लम है और आंतरिक समस्या खुद की है, और उसके साथ में भारत उसको उभरता दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सही आपने कहा सर, और कई अहम बातें इस दौरान आपने रखी, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत जिस तरीके से लगातार विकास कर रहा है, कहीं ना कहीं चीन को ये खटक रहा है। मंजू जी, जब पिछली बार चीन ने ऐसा किया था तब भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इससे तथ्य नहीं बदल जाएंगे। क्या हमारा रिमार्क देना ही काफी है या प्रतिक्रिया बश कुछ करने की भी आवश्यकता है? जरूर कुछ हमें, जैसे मैंने कहा पहले भी, कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मानते नहीं है। वो अपने लास्ट टाइम भी रिजेक्ट किया था हमने 2 बार, लेकिन उन्होंने फिर भी अब इस बार फिर किया है। तो हमको बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग अपना एक्शन लेना चाहिए जिससे हम उनको मैसेज दे सके क्लियरली कि आप ये बार बार कर नहीं सकते हैं। और आई थिंक एक इकोनॉमिक, जैसे मुझे लगता है इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ा डालना पड़ेगा, और साथ ही में ऑन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल भी इस तरफ आने की कोई भी अपनी हिम्मत नहीं करे। और जो हमने विलेजेस का भी वहाँ पे जो बनाया है प्रोग्राम अलोंग द बॉर्डर टू हैव ईयर्स एंड आईज सो टू स्पीक, तो एक और वो चीज भी हमको और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अलोंग द एंटायर लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि ये हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो वहाँ पे इंफ्लुएंस है और बढ़े, और हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, और हमारी लाइन, हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो भी सुरक्षित रहे। और हमें इस तरफ ही मुझे लगता है कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक प्रेशर। साथ में थोड़ा डिफेंस अपना तो बिल्डअप करेंगे ही हम लोग, और कर ही रहे हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा इकोनॉमिक उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, तभी उनको वो मैसेज समझ आएगा, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, कर्नल साहब ने भी कहा, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस और इंडिया की जो महत्वता है वर्ल्ड से थोड़ी बढ़ रही है, इससे उनका वो हर मौका ढूंढते हैं इंडिया को थोड़ा अंडरमाइन करने का और एक मैसेज देने का इंडिया को कि आप मत सोचिए कि आप अपना आप यू आर अनफेटर्ड, आपकी राइट जो है हम होने देंगे। ये मुझे लगता है वो एक मैसेजिंग करते हैं बार बार, और अपना जो क्लेम्स हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, और कई दिशा में हमें काम करने की जरूरत है इस दौरान, और कहीं ना कहीं अब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन भी हमें लेना होगा। इस दिशा में क्या कुछ हम कर सकते हैं? गोपाल जी, चीन के इस निर्णय के बाद चीनी सेना का क्या रुख होगा? क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थितियां और प्रभावित होंगी? देखिए, चीन की सेना फिलहाल जहां तक उनको अभी उनके लिए आगे बंकर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है। फिलहाल चीन की सेना जब तक उनको कहा नहीं जाएगा कुछ आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई भी सेना नहीं करेगी। और ये अभी उनके लिए भी समय नहीं है, यदि वो, क्योंकि भारत उभर रहा है और भारत के साथ में लड़ाई लड़ने का उनका, मुझे लगता नहीं है कि वो लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आंतरिक समस्या, इकोनॉमिक उनकी डोलड्रम चल रहा है, आंतरिक समस्याएं उनकी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, और भारत उसी रूप में आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, क्वाड ले लीजिए आप, क्वाड में अब दूसरा इसका इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, उसको यानी काबू में कर लिया गया, और जो साउथ चाइना सी की ले लीजिए, उसमें यानी काफी कुछ नियंत्रण में किया जा चुका है। इधर भारत की प्रभुता चारों तरफ बढ़ रही है। आज चाइना का प्रीमियर 6वें 7वें स्थान पर है वर्ल्ड में लीडरशिप में, भारत के मोदी जी जो है नंबर 1 पर हैं,
और पूरे विश्व की दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है। भारत जो है जहां जहां भी इटली हो, चाहे जहां जहां पर भी जाकर के मदद पहुंचा रहा है, जबकि ये कुछ नहीं कर रहे। भारत यानी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भी काफी देश कह रहे हैं कि भारत ही इंटरवीन कर सकता है, युद्ध बचा सकता है। उन्होंने यूक्रेन के यानी रशिया के राष्ट्रपति को भी अनुरोध किया है कि लड़ाई का कोई वो नहीं है, लड़ाई से चीजें नहीं होती हैं, वो शांत करनी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये बौखलाया हुआ है, और क्योंकि अभी भारत में इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी वजह से कुछ न कुछ जो है खुरापात अपनी करने की कोशिश जरूर करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और भारतीय पॉलिटी नेतृत्व वो इतना सक्षम है हर क्षेत्र में, हर तरीके से उसका कड़े से कड़ा जवाब देने के लिए। और जैसे मैडम ने जो कहा कि न केवल विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, बशर्ते कि हम जितने भर भी बॉर्डर के एरिया में या एलएसी के पास में जो हमारे वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको भी काफी कुछ जागरूक और उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है। इससे भी वो बौखलाया हुआ है। ये कहना कि चीन की सेना जो है कुछ करेगी, जब तक कि आपके सामने ऐसा विकल्प नहीं होगा, यदि चीन की सेना कुछ करती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वो इशारा होगा। क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल सही कहा सर आपने। और भारत की अगर आज के समय की बात करें तो हर स्थिति में, हर क्षेत्र में भारत अपने आप में सक्षम है। लेकिन मंजू जी, एक सवाल आपसे सीधा सा है कि चीन भारत के साथ संबंधों को बहुत खराब तरीके से हैंडल करता है, ये उसकी विदेश नीति की असफलता है या यही उसकी पॉलिसी है? मुझे लगता है यही उनकी पॉलिसी है। और वो सोचते हैं इंडिया तो एक छोटा पावर है और अपने हम इनको थोड़ा तंग करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पीस लविंग है, वो रिस्क अवर्स है नॉर्मली, उनका जो इम्प्रेशन है इंडिया के बारे में। और ये कुछ एक्शन लेने के सक्षम भी नहीं है और लेंगे भी नहीं, नॉर्मली टाल जाएंगे। तो वो उस प्रिजम्पशन को लेके आगे अपनी सब रणनीति बनाते हैं। और इंडिया को, जैसे मैंने कहा, वो सोचते हैं कि ये लेसर पावर है, हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है और इसलिए हम इनको थोड़ा सा अपनी तरह से हैंडल कर सकते हैं और ये लोग ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और इनसे कोई ज्यादा रिएक्शन हमें कॉन्फिडेंट है कि इंडिया से कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने वाला नहीं है। तो उसको लेके वो उस अजम्पशन के बेसिस पे हमें जो हैंडल करते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के अगर वो ऐसा बहुत ज्यादा करे, वो मे बी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिया को और उनको अपना रवैया शायद नजरिया बदलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को भी, जैसे मैंने कहा, थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिएक्शन और करना पड़ेगा, स्ट्रांगली रिएक्ट करना पड़ेगा। और काउंटर रिएक्शन, सिर्फ काउंटर रिएक्शन नहीं, पर अपने एक, जैसे कहना चाहिए, अपनी तरफ से एक पहल लेके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और अपने जो रणनीति है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उनको भी, चीन को भी एक मैसेज जाए कि आप ऐसा। बिल्कुल सही आपने कहा, काउंटर रिएक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है मंजू जी, क्योंकि देखिए चीन को लेकर जो रहस्यवाद है हमारे यहाँ, वो भी कम भ्रमित नहीं करता है। कहने को तो हम पड़ोसी हैं, लेकिन जनसंपर्क के मामलों में दो अलग दुनिया है। चीन जो कहता है और करता है उसे ठीक से हम डिकोड नहीं कर पाते हैं क्या? क्योंकि जब भी हम आश्वस्त होते हैं वो चकमा दे देता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा से उनका ये रवैया रहा है और हम समझते हैं ज्यादातर चीन की जो डबल स्पीक है हम समझते हैं। लेकिन हम जैसे जनरली हमारा जो अप्रोच रहा है वो रहा है कि एक पीसफुल डायलॉग के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर लें। और हमें पता है कि डायलॉग से कुछ तो हमें मिलता ही है, थोड़ा मतलब प्रोग्रेस होता है टॉक्स में, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। और हम भी प्रैक्टिकल हो गए हैं, हमें समझ आ गया है कि चीन का क्या, और इसलिए हम हाई लेवल भी कंसल्टेशन और टॉक्स नहीं कर रहे हैं, फील्ड लेवल से ही हो रही है सारी जो बातचीत। और हम समझ रहे हैं इनके जो ड्यूअल टॉक है, डबल स्पीक जो है, हम समझते हैं इनकी बात। लेकिन जैसे आगे चल के हम चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो, ना कि बढ़े बात, क्योंकि किसी के हित में नहीं है। हमारे नेबर हैं तो हम चाहते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करें रादर दैन कन्फ्रंट करें। लेकिन आगे चल के शायद हमें ये बदलना पड़े, क्योंकि अगर चीन ने कोई ऐसी हरकत की या हमें अटैक की तो हमें शायद अपना पीस
इनिशिएटिव जो है या पीस अप्रोच जो है, पीसफुल अप्रोच शायद बदलना पड़े। जी, आज के विषय पर इतनी अहम चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस सीमा पर विश्व की दो विशालतम सेनाएं आमने सामने हो, वहां चीन के यह उकसाने वाले कदम विश्व शांति के लिए भी खतरा हैं। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।